हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11 बायोलॉजी द लिविंग स्टेट। ठीक है, तो इसमें हमारे दो सब टॉपिक्स हैं। जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, और सेकंड सब टॉपिक जो है वो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर हम बात करें लाइफ की, ठीक है, तो लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज समथिंग विच कैन फील दैट यू आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। सो लाइफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग भी होंगे, मतलब वो उसके लिए पिकुलियर होगा, अगर है तो लाइफ कहलाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। और कुछ ऐसे होंगे जो डिस्टिंक्टिव होंगे। डिस्टिंक्टिव मतलब कि वो दोनों में ही होंगे, लिविंग में भी होंगे और नॉन लिविंग में भी होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं और हम भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी, सारे एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ये क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगा, ये होगा डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये दोनों के लिए होगा, लिविंग के लिए भी होगा, नॉन लिविंग के लिए भी होगा। तो हमारे अगर हम इस बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेन 3 चीज़ें हैं जो कि बायोटिक मटेरियल बनाती है, तो बायोटिक और एबायोटिक, ये 2 चीज़ है। बायोटिक मतलब जिसमें बायोस है, बायोस मीन्स लाइफ, जिसमें लाइफ है वो होगा लिविंग थिंग, तो वो बायोटिक में आएगा। एबायोटिक होगा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो एबायोटिक में आएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसमें आप चाहे क्लाउड ले लो, चाहे आप छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन ले लो, ये मार्कर ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये एबायोटिक में आएंगे। तो एबायोटिक मतलब नो लाइफ, ए बायोस, नो लाइफ। ठीक है, तो अब लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट विल डिफाइन द लाइफ? तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए। मैं आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी आप प्रेफर करो, और एनसीईआरटी में जितने भी बुलेट्स हैं और जितने भी वर्ड्स जो इटैलिक में दिए गए हैं, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि हर बार ये क्या होता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी मेडिकल का एंट्रेंस हो, एम्स एमबीबीएस ही हो, चाहे अब नीट ही हो, तो उनमें क्या होता है कि वो वहाँ से उठाकर सीधा ही वो सेंटेंस दे देते हैं। तो उस सेंटेंस एनसीईआरटी की सेंटेंस होगी। तो ये नहीं है कि आप, मतलब ये कि आप जो है एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ो। एनसीईआरटी में कोई भी वर्ड्स नहीं छूटने चाहिए, कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बायोटिक और बायोटिक की। तो बायोटिक में लिविंग स्टेट क्या है? एक स्टेट जिस स्टेट में पता चले कि एक थिंग और जो भी ऑब्जेक्ट है या ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है। तो इसमें लिविंग स्टेट इज समथिंग विच हैज लाइफ। तो एबायोटिक को हम बोल सकते हैं, बायोटिक को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक लिविंग स्टेट है। लिविंग स्टेट में बायोटिक मटेरियल्स ही होंगे, बायोटिक चीज़ें होंगी। बायोटिक चीज़ों मेन 3 चीज़ें होती है बायोटिक चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली, वो है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। तो सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं। प्लांट्स सेल से बनी होती है, एनिमल सेल से बनी होती है। तो वो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, कौन से सेल्स आके एग्रीगेट हो रहे हैं और वो फिर उसके बाद एक फंक्शनिंग स्टेट दे रहा है जो बॉडी मास कहलाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे हैबिटेट की। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी काम आएंगे इकोलॉजी में, और अभी तो काम आएंगे। तो अब हैबिटेट, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज एरिया इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इज हैबिटेट। तो हैबिटेट में एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट जिसमें एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ से यहाँ मेरा मतलब है प्लांट, एनिमल और माइक्रोब, वो एग्जिस्ट करती है, तो वो उसका होगा क्या? हैबिटेट। तो हैबिटेट में नेचुरल हैबिटेट हो सकती है या आर्टिफिशियल हैबिटेट हो सकती है। जैसे कि अगर आप बात करो एक फिश की, वो एक्वेरियम में रखी हुई है, तो वो क्या होगा? उसका आर्टिफिशियल हैबिटेट होगा, वो नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा। तो हैबिटेट 2 तरह की होगी, एक नेचुरल हैबिटेट और एक आर्टिफिशियल हैबिटेट। जो तो नेचुरल हैबिटेट क्या होगा फिर फिश का? वो होगा रिवर या सी या पॉन्ड, जहाँ भी वो नेचुरली ग्रो करती है। ठीक है, अब इसी में एक छोटी सी आती है निच। व्हाट इज निच? निच इज ए लोकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लोकल इन्वायरमेंट मीन्स की स्मॉलेस्ट एरिया इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, जिसमें कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, एक एनिमल या प्लांट, तो वो उसका निच हो जाएगा। निच जनरली हम प्लांट्स में नहीं, एनिमल में ही करते हैं यूज। जैसे कि आप फॉरेस्ट में देखो तो एक फॉरेस्ट, जैसे सुंदरवन फॉरेस्ट लेते हैं, एक टाइगर है, तो टाइगर का हैबिटेट क्या हो जाएगा? वो सुंदरवन फॉरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके निच की बात करें तो निच वो एरिया होगी जहाँ पे वो टाइगर ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और मर रहा है। ठीक है, तो वो एरिया उसका निच होगा, जो स्मॉलेस्ट एरिया जहाँ वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, अपने हंट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो वो उसका एक निच हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई जो कि एक मतलब इन्वायरमेंट और एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म है
या आप कह लो बायोटिक और एबायोटिक के बीच का रिलेशन बताया मैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। तो 5 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट हैं। तो वो 5 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वो 5 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट वो हैं जो कि ये 5 प्रॉपर्टीज अगर उनमें है तो हम कहेंगे कि ये लिविंग मटेरियल है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो आता है ग्रोथ। आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ जो है वो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है, ये दोनों में ही होगा, प्लांट्स में भी होगा, सॉरी एनिमल लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग में भी होगा। लिविंग में अगर ये होगा तो लिविंग में क्या डिफरेंस है कि नॉन लिविंग में और लिविंग में क्या डिफरेंस है इसके होने का, ठीक है। जब लिविंग में होगा ये, तो लिविंग में क्या होगा कि ये या तो सेल डिवीजन से होगा या फिर कोई या प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मींस कि मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात आती है, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में क्या होगा, ये डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन होगा, डिपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। जैसे कि माउंटेन की बात करें तो माउंटेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, मटेरियल्स हैं, सिलिका है, जो भी है, ये सॉइल है। तो वो सॉइल के डिपोजिशन से अगर हो रहा है तो ये होगा मेनली क्या होगा, डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, इससे होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी किसमें, ये लिविंग में होगी, नॉन लिविंग में एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग स्टेट का, जो डिफाइन करता है, ये डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक है। तो लिविंग स्टेट में क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन में प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करती है, माइक्रोब्स भी रिप्रोड्यूस करती है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरह के होंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब कि जहां पर सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या हो कि वो इन्वॉल्व हो। एसेक्सुअल मतलब कि वहां पे जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि एक प्रॉपर सेक्सुअल जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन से नहीं, वो एक प्रॉपर जब से कॉमन फॉर्म ऑफ जो है ना वो एसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल क्या होगा कि ये एक हायर लेवल पे आ जाती है, तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो गया। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में छोटे अगर एनिमल को ले तो वो सबसे छोटा एनिमल प्लेनेरिया होगा। प्लेनेरिया में क्या होता है कि वो फ्रेगमेंटेशन होगी। अगर ये प्लेनेरिया है तो अगर मान के चलो कि थोड़ा कुछ इंजरी हुआ, इंजरी होने से क्या हुआ, ये दो टूट गए छोटे छोटे पार्ट्स में। अब ये क्या होगा, ये एक अलग इंडिविजुअल बनाएगा, ये एक अलग इंडिविजुअल बनाएगा। तो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज सिंपली नोन एज टूटना, जो टूट गए तो फिर वो दो एनिमल्स इंडिपेंडेंट बना लिए। अब हम अगर बात करें दूसरे की तो ये अमीबा आती है, सिंगल सेल एनिमल की बात, सिंगल सेल माइक्रोब्स की बात करें तो ये अमीबा आती है। अमीबा के केस में क्या होता है, यहाँ पे आप अगर सेल डिवीजन ही उसका ग्रोथ होता है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन और सेल डिवीजन और ग्रोथ, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, इसके केस में क्या होगा, अमीबा के केस में सिमिलर होगा। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछी जाती है, आपको ऑप्शंस दे देंगे बहुत सारे और इनमें पूछे जाएंगे कि कौन सा ऐसा इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम होंगे। तो वो अमीबा या कोई भी वो एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया कोई भी हो या फिर कुछ भी हो, तो अगर सिंगल सेल है तो उसके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक एनालॉग होता है, वो दोनों सेम ही थिंग होंगे उसके लिए, ठीक है। तो अगर अब बात करते हैं हम कि कुछ और तरीके की रिप्रोडक्शन हो, बडिंग होती है। एक हाइड्रा आपने देखा होगा, हाइड्रा ऐसा एक एनिमल होता है, ठीक है। ये सी एनिमल है और ये सिलेंट्राटा सब फाइलम में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए छोटा सा बड है, ये बड इसी का पार्ट है, पहले तो इसी का पार्ट होगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ से डिटैच होने के बाद अपने आप को एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना देगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है इन केस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा के केस में ये होगा, ठीक है। तो अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जनरली ये चीज आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जहां बहुत सारे सेल्स हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलके एक एग्रीगेशन बनाएंगे, एग्रीगेशन को टिश्यू बोलते हैं। हाँ, तो वो टिश्यूज जो है एक प्रॉपर फंक्शन के लिए अलॉटेड होता है कि अगर ये बहुत सारे सेल्स मिल गए, अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो बहुत सारे न्यूरॉन्स अगर मिल गए तो क्या करेंगे, वो एक नर्वस सिस्टम बनाएगा। वो नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा, नर्वस सिस्टम का काम होगा कि सेंस करना, मतलब कि जो एनवायरनमेंट हो चाहे फिर कहीं से भी अगर कोई सिग्नल आए तो उसको सेंस करना। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो अब जो हम फोर्थ चीज बात करने जा रहे हैं, फोर्थ है वो अपने आप में कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस कहाँ से आती है, कॉन्शसनेस आती है वो सेल्स जो कि इसके लिए पिकुलियर हैं, मतलब पिकुलियर इन द सेंस कि
अगर हम बात करें कॉन्शसनेस की, तो इसमें एनिमल्स में तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन्स होंगे, तो वो न्यूरॉन्स कॉन्शसनेस दे रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या हो रहा है कि प्लांट्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप टच मी नॉट प्लांट को देखो, तो वहां पे अगर आप उसको टच कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्स आ रही है, तो वो उसकी बात आती है उसके फाइटो हार्मोन्स की, वो हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि दे रहे हैं। तो वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस प्लांट्स में बेसिकली न्यूरॉन्स तो होते नहीं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि कॉन्शसनेस को डिफाइन करती है। इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल्स न्यूरॉन्स ही होते हैं जो कॉन्शसनेस देती है, वो ब्रेन ही होता है मेनली, या स्पाइनल कॉर्ड होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अब 5th नंबर के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे आए तो वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? Metabolism is a chemical reaction in which a biomolecule is being formed or getting breaking down। ठीक है, तो जहाँ पर कि कोई बायोमोलिक्यूल्स है वो आपके बन रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है ये अगले चैप्टर में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास उसी का है। ठीक है, तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बन रहे हैं या टूट रहे हैं, तो उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म दो तरह की होगी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग डाउन, एनाबॉलिज्म मतलब कि मेकिंग ऑफ सबस्टेंसेस। एनाबॉलिज्म एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ सबस्टेंसेस, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब इसमें एक वर्ड आता है जो मेटाबोलाइट होता है। व्हाट इज मेटाबोलाइट? मेटाबोलाइट इज द बाय प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, वो एक रिएक्शन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होगा सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा। सीरीज ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आप सिंपल प्लांट्स में ग्लूकोजेनेसिस ले लो, ग्लाइकोलाइसिस ले लो, तो ग्लाइकोलाइसिस भी क्या है? वो एक रिएक्शन नहीं है, चेन ऑफ रिएक्शंस हैं। उस चेन ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? कैस्केड रिएक्शन। ठीक है, तो वो कैस्केड रिएक्शन होती है जो कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो हम दूसरे पार्ट में आते हैं, वो है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की जरूरत हुई क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करें तो पहले क्या होता था? जब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं होता तब भी तो एग्जिस्ट करते थे प्लांट्स और एनिमल्स। तब क्या होता था कि वर्नेकुलर्स नेम होते थे। वर्नेकुलर्स नेम उसके ट्राइबल नेम हुए जो कि लोकल एरिया में जाने जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो कोई कद्दू बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक उसका क्या हुआ? वर्नेकुलर और कॉमन नेम हुआ। कॉमन नेम मतलब कि उसको उस एरिया में उसी नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा वर्नेकुलर नेम। वर्नेकुलर नेम, ठीक है। तो अब एक वर्नेकुलर नेम तो थी, लेकिन वर्नेकुलर नेम में क्या है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड नेम नहीं है, मतलब कहीं कुछ और नाम से जाना जाएगा, कहीं कुछ और नाम से जाना जाएगा। तो अगर आप ऐसे लेवल पे आते हो, जब आप रिसर्च करते हो, तो ये अगर नाम आप बोलोगे कि ये लोकल नेम अगर बोलोगे तो वो क्या होगा? वैलिड नहीं होगा, कोई कुछ और समझेगा, कोई और कुछ और समझेगा। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स की बात आई। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स की बात आई, तो अब स्टैंडर्डाइज करने लग गए नेम को। तो नेम को जब स्टैंडर्डाइज किया तो उसको एक बायोलॉजिकल नेम दिया। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम, और आप इसको साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम। और ये नाम ऐसा नहीं है कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, माइक्रोब्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम की बात अब आई यहाँ पे आके कि हम स्टैंडर्डाइज करेंगे और एक लेवल पे आके इसका एक नाम सेम होगा जो नाम से इसको जानेंगे। तो बायोलॉजिकल नेम को अब बात आती है कि रेगुलेट कौन करता है। तो बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है, और ऐसा नहीं कि अगर आप मान लो आपने कुछ रिसर्च किया, उसका नाम आप कुछ और दोगे, कोई और कुछ और देगा, इससे क्या होगा? बहुत सारी साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई। और ये बॉडी सबके लिए है, प्लांट्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है, माइक्रोब्स के लिए भी है। तो अगर तो फिर ये क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस तरह से प्लांट नोमेनक्लेचर होंगे, इस तरह से माइक्रोबियल के भी अलग अलग होंगे, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर होंगे। और फिर तो ये जो बॉडीज होती है, ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे, सबके नाम्स दिए हुए हैं, सबके नेम्स दिए हुए हैं। और इनमें वायरस के अलग होते हैं, बैक्टीरिया के अलग होते हैं, प्रोटोजोन के अलग होते हैं, सबके अलग अलग। आजकल तो सब इसके भी वेरिएंट आ गए हैं, तो ये आप अच्छे से किसी रेफरेंस में देख लेना हो। ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनल काउंसिल जो है, इंटरनेशनल यूनियन जो है, ये रेगुलेट करती है साइंटिफिक नेम को, कि ये जो हम वैलिड करेंगे उसी को करेंगे जो सबसे पहले रिसर्च करके देगा, ये खोज के देगा कि ये प्लांट्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो अब ये बात आती है कि ये सब चीजें इन्होंने कर लिया, तो इनको क्या करना होता है? रेगुलेटरी बॉडीज को इनको एक डाटाबेस तैयार करना होता है। डाटाबेस इन द सेंस कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे कंट्री की या फिर हमारे वर्ल्ड की, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक एक्सप्लेनिंग वर्ड है। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब
डाइवर्सिटी मतलब वेरिएंट, मतलब कि कितने सारे वेरिएंट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में दो एक वर्ड आती है रिचनेस, जिसमें जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे, जितने ज़्यादा लाइफ होगी, एग्जिस्ट करेगी, वेराइटीज ऑफ, तो वो बायोडाइवर्सिटी से रिच कहलाएगा। ठीक है, तो हम अभी जैसे कि हम जनरली बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 20 लाख के करीब, सॉरी हाँ 20 लाख के करीब जो है हमारी वो है, हमारे बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं 20 लाख, जिसमें से मोस्ट अगर हम प्रोमिनेंट बात करें तो ये आती है इंसेक्ट, जो कि अकेले ही 10 लाख हैं, 1 मिलियन के करीब जो है वो इंसेक्ट ही है। तो अब हुआ क्या कि अब इन सारी इतने सारे जो ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रोब्स हैं, इनको हम एक नाम देने की बात आई, तो नाम देने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज बना लिया। अब क्या करेंगे वो रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे जैसे जो भी ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अब उनको क्या कर रहे हैं वो नाम दे रहे हैं। तो अब जैसे मान चलो कि हमारे इंस्टीट्यूट से कोई प्लांट को ढूंढा गया, ठीक है, प्लांट को ढूंढा गया, अगर ये प्लांट है, ठीक है, अब इस प्लांट को ढूंढा गया तो अब इसको क्या, अब इसका क्या प्रोसेस होगा, बायोलॉजिकल नेम कैसे देंगे इसको। तो बायोलॉजिकल नेम देने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे इनको गुजरना होता है। तो पहला ये हुआ कि ये प्लांट को कैरेक्टराइज करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, इसके क्या क्या मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब कि इनमें इनके ऑर्गन्स देखेंगे, लीफ है तो लीफ कैसे हैं, तो ये कैरेक्टराइजेशन होती है। कैरेक्टराइजेशन कुछ नहीं होता बल्कि कैरेक्टराइजेशन बेसिकली स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको कैरेक्टराइज कर लिया कि इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसका आता है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये प्लांट है, एनिमल है, क्या है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन, ये सेकंड स्टेप हो जाता है इसका। फर्स्ट स्टेप हो गया कैरेक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन। तो अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको कहाँ पे रखें, प्लांट्स में रखें या एनिमल में रखें। कुछ ऐसे हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के, कुछ ऐसे हैं जो माइक्रोब्स और प्लांट्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। तो अब इसको हम रखेंगे कहाँ, ये प्रोसेस जो ये आइडेंटिफिकेशन की बात आती है। कैरेक्टराइजेशन कर लिया कि ये कैरेक्टर्स हैं, अब उस कैरेक्टर्स को मैच करेंगे प्लांट से भी और एनिमल्स के डाटाबेस से भी। डाटाबेस वो है, डाटाबेस एक ऐसी चीज, वो टैक्सोनॉमिकल एड में बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, ये डाटाबेस है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग लिखे हुए हैं वो कंप्यूटर में, सिस्टम में। अब जो हमने वो कैरेक्टर्स ढूंढे हैं, वो कैरेक्टर्स को क्या करेंगे हम वहाँ पे सिस्टम में डाल देंगे, सिस्टम में इसकी लैपटॉप या जो सॉफ्टवेयर में डाल देंगे डाटाबेस की। अब ये हमें बताएगा मैच करके कि आइडेंटिफिकेशन में कि प्लांट है या एनिमल या माइक्रोब है, किससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। मिलेगी तो दोनों से ही, किसी से 10% मिलेगी, किसी से 90% मिलेगी। जिससे ज़्यादा मिल रहा है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ये प्लांट है। ठीक है, तो ये प्लांट हमने कर लिया आइडेंटिफाई कि ये प्लांट है। तो अब ये क्या होगा, अब इसके बाद बात आती है नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दो वो चीज़ें हैं, ये इसमें ये नहीं कर सकते आप क्लासिफिकेशन पहले करेंगे या नोमेनक्लेचर पहले करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इसके क्लासेस बनाएंगे। वो क्लासेस जो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आपको बताऊंगा, उसमें बहुत सारे टैक्सोन होते हैं। व्हाट इज टैक्सोन? टैक्सोन इज रैंक। रैंक मतलब कि पहले स्पीसीज होगा सबसे नीचे, फिर जीनस होगा, फिर फैमिली होगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर क्लास होगा, फिर फाइलम होगा, फिर सब फाइलम होगा। तो वो क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे करते हैं कि पहले तो हमने ये पता किया प्लांट एनिमल है, फिर उसके नीचे आए, नीचे आने के बाद पता चल गया कि ये किंगडम ये था, अब जाके क्लास कौन सा होगा, फिर क्लास के बाद फिर ऑर्डर कौन सा होगा, फिर फैमिली कौन सा होगा, फिर उसके बाद जीनस होगा, फिर स्पीसीज होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक नोमेनक्लेचर करते हैं उसकी। नोमेनक्लेचर मीन्स जो हमने जब मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल नेम देना, तो क्लास उसके क्लासिफिकेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर करने लग गए। नोमेनक्लेचर में मेन जो है इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज में, जीनस और स्पीसीज ये दोनों मिलके बनाते हैं बायोलॉजिकल नेम। अगर आप बायोलॉजिकल नेम की बात करो, बायोलॉजिकल नेम, तो बायोलॉजिकल नेम हैज टू कॉन्स्टिट्यूएंट। पहला होगा जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक एपिथेट, और दूसरा होगा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये दोनों मिलके फिर आपको बनाएंगे बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम में भी एक बात आई कि सबसे पहले जो बायोलॉजिकल नेम दिया गया था वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट चीज थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने।
ठीक है। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का नाम दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया था। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर अपने आप में, बायनोमियल मतलब दो, तो दो चीजें होंगी इसमें, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब फिर उसके बाद जो है उसके बाद कॉन्सेप्ट आया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये दिया गया था लेमार्क के द्वारा। ये इसलिए दिया गया था कि अगर आप बहुत सारे, अभी मैं आपको बताऊंगा, तीन डिफरेंट वो होती है, चीजें होती हैं जो कि हर्डल्स होती है बेसिकली बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में। तो लेमार्क ने में दिया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ जो है ना ऐसे हैं जो कि उसको होमोटाइप बोलते हैं। होमोटाइप मीन्स कि दोनों के सेम है, नाम ही सेम है। जैसे आप एलमंड की लो और एक और प्लांट है उसकी शायद वो तुलसी होगा या, और ये एलमंड, इन दोनों के नाम सेम है शायद। तो इनमें क्या होता है कि दोनों के नाम सेम है, तो अब इसको हम कैसे वो करेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट अगर सेम है, जेनेरिक नेम ही दोनों ही सेम है, तो क्या होगा फिर उसका? तो उसके लिए ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आया कि इसमें एक चीज ऐड हो जाती है। इन केस ऑफ प्लांट के केस में क्या होगा? वैरायटी, ठीक है। तो ये वैरायटी और इन केस ऑफ एनिमल सब स्पीसीज, ठीक है। तो इसको हम सब स्पीसीज भी बोलते हैं। सब स्पीसीज वैरायटी होता है, और ये होगा एनिमल में, प्लांट में वैरायटी होगा, एनिमल में सब स्पीसीज होगा, ठीक है। तो ये चीज आई ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद ये चीजें जब आई, तो मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे कि कभी कभी कैसा ये होता था कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर वैरायटी है ही नहीं या सब स्पीसीज नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये बात आती है, जैसे मान के चलो कि हम बात करते हैं मैंगो का। मैंगो क्या है? ये मैंगो है वर्नाक्युलर नेम और कॉमन नेम। अब इसका होता है जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका। अब इसका सब स्पीसीज वैरायटी नहीं है, सॉरी प्लांट है तो वैरायटी नहीं है। तो वैरायटी नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे इसको हम जो थर्ड नाम देंगे ना, वो देंगे लिन। लिन मीन्स कि ये कैरोलस लिनियस का शुरू के 4 जो है नेम, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कैरोलस लिनियस, सॉरी मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो ये अपने आप में अभी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ, वहां पे साइंटिस्ट के नाम आ गए और शुरू के 4 लेटर, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम साइंस बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं ना, तो वो लिखना भी बहुत वो होता है कि बहुत सारे उनके एक वो दिए कन्वेंशनल ट्रिक दिए गए हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। अगर आप मैंगीफेरा इंडिका या कोई भी अगर आप पैंथेरा लियो हुआ जाए लाइन का या फिर कुछ भी अगर आप लिख रहे हो, तो उसको लिखने से पहले ना आपको क्या करना होता है, कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। तो ये करना होगा, जैसे आप मैंगीफेरा इंडिका लिख रहे हो, अगर आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, टाइप कर रहे हो तो उसको इटैलिक में लिखना होता है। तो फर्स्ट रूल आएगा कि जब भी आप इसको टाइप कर रहे हो तो वो इटैलिक में टाइप करना है। अगर आप इसको लिख रहे हो तो आप तो इटैलिक नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको इसको अंडरलाइन करना होता है। जैसे आपने लिख लिया जीनस और स्पीसीज लिख लिया, जीनस और स्पीसीज लिख लिया, ठीक है, तो इसको अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। ये चीज ध्यान रखना, अलग अलग अंडरलाइन करना है। कभी कभी ये यहाँ से क्वेश्चन आती है नीट में भी, तो अलग अलग उसको अंडरलाइन करना होता है। और जो थर्ड चीज है जो दिमाग में रखनी होती है वो ये कि जैसे आप मैंगीफेरा में तो एम आप कैपिटल लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जब स्पीसीज के नाम लिख रहे हो तो वहां पे स्पीसीज के नाम में जो है वो स्टार्ट किससे होगा? स्मॉल लेटर से होगा, वो कैप से स्टार्ट नहीं होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और जीनस क्या होगा? जीनस जो होगा वो कैप से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो बेसिक रूल में, ये 3 चीजें आती हैं जो कि दिमाग में रखनी होती है हम जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बात आई आपको बायोलॉजिकल नेम की। बायोलॉजिकल नेम में समरी करता हूँ मैं, तो बायोलॉजिकल नेम ऐसा नाम है जो कि एक स्टैंडर्ड नाम हो, मतलब वो हर जगह पे सेम हो, वो कॉमन नेम नहीं हो, ट्राइबल नेम नहीं हो, लोकल नेम नहीं हो, वो एक इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर हो, समझ गए। तो ये बायोलॉजिकल नेम होता है। बायोलॉजिकल नेम को कौन रेगुलेट करता है? तो वो IUBN, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और फिर जाके या फिर वो माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। तो इनको ये वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।